यूपी में मिशन 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी की सुनामी में सूपड़ा साफ करा चुके लगभग सभी दल अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में हैं। सत्ता पर काबिज होने के लिए यूपी में तीसरे मोर्चे की कवायद जारी है। इस मोर्चे का नाम है भागीदारी संकल्प मोर्चा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की अगुवाई में बने इस मोर्चे में कौन कौन शामिल होगा और क्या समीकरण होंगे, इस पर सस्पेंस है, लेकिन इसमें ओवैसी की एंट्री तय हो गई है। इसका ऐलान खुद ओम प्रकाश राजभर ने कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी की एंट्री के बाद कौन कौन से दल भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर तो यह भी दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से भी बात हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब ओवैसी से हाथ मिला लेंगे? क्या उस भागीदारी संकल्प मोर्चा में जिसमें ओवैसी हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो जाएगी? इसी पर आज का है हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारी वार्ता शिवपाल से भी हो रही है, हमारी वार्ता केजरीवाल से भी हो रही है, हमारी वार्ता और लोगों से हो रही है। यूपी के सत्ता पर काबिज होने के लिए गठबंधन के गणित में जोड़ और घटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये बात के साफ संकेत ओपी राजभर के बयान दे दिए हैं। कभी योगी सरकार में कबीना मंत्री रहे ओपी राजभर की राहें अब बीजेपी से जुदा है, लेकिन सत्ता में वापसी की जद्दोजहद जारी है। यही वजह है कि अब ओपी राजभर बिल्कुल नए गठबंधन का खाका तैयार कर रहे हैं। अगर ओपी राजभर के संकेतों को समझें तो इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी, शिवपाल यादव की पीएसपीएल, ओवैसी की एआईएमआईएम हो सकती है। एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें माननीय बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी, श्रीमती कृष्णा पटेल की पार्टी, अनिल चौहान की पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी, बाबूराम पाल की पार्टी, राम सागर बिंद की पार्टी, रामकरण कश्यप की पार्टी और भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी एआईएमआईएम उनकी पार्टी हो गई। अभी हमारी वार्ता शिवपाल से भी हो रही है, हमारी वार्ता केजरीवाल से भी हो रही है, हमारी वार्ता और लोगों से हो रही है। दरअसल कुछ दिन पहले लखनऊ में ओपी राजभर और ओवैसी की मुलाकात हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी शिवपाल और आम आदमी पार्टी की हां का इंतजार है। दरअसल हाल में ही हुए बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली है। जाहिर है ओवैसी उत्साह से लबरेज हैं, लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस इस बात पर है कि क्या केजरीवाल को ओवैसी का साथ पसंद आएगा। साफ है 2022 का दंगल कुछ अलग होगा। ईवीएम पर नए निशान होंगे, नए दांव होंगे, लेकिन जनता योगी के काम पर मुहर लगाएगी या फिर बदलाव की बयार लाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। पीयूष मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं एसपी के। अजमल खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं एआईएमआईएम के। डॉक्टर मनोज मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। और मेरे साथ वैभव माहेश्वरी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वैभव माहेश्वरी जी, पहला सवाल आपसे, क्या संकल्प भागीदारी मोर्चा में आम आदमी पार्टी जाने के लिए इंटरेस्टेड है? वैभव माहेश्वर जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है। आवाज ठीक हो जाए दोबारा आता हूं आपके पास, आवाज ठीक हो जाए दोबारा आपके पास आता हूं। मुझे एक बात बताइए कपिल जी, जो संकल्प भागीदारी मोर्चा बन रहा है, ये क्या नए समीकरण उत्तर प्रदेश में खड़े करेगा जिससे आपको भी मुश्किल होगी? अजीत भाई, सबसे पहली चीज़ ये है कि मोर्चा बनाना या कोई नई पार्टी का उत्तर प्रदेश से आकर के चुनाव लड़ना, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और उनका हम वेलकम करते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि देखिए, कोई भी बात होनी चाहिए तो उसके पीछे धरातल होना चाहिए।
सिर्फ अभी तो कयासबाजी की जा सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। अभी ये मोर्चा बन के खड़ा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये भी भविष्य के गर्त में है। कौन कौन होगा, जिन 8 दलों का नाम ये लेते हैं वो 8 दलों को कोई शायद जानता भी ना हो, और आम आदमी का पार्टी का सवाल रह गया तो ये वो उनके नेता तय करेंगे। जहाँ तक सुहेल देव पार्टी का सवाल है तो ओम प्रकाश राजभर जी मेहनत कर रहे हैं इसके गठन के लिए कि तीसरा मोर्चा वो बनाए, लेकिन हम लोगों का तो दृष्टिकोण एकदम साफ है कि समाजवादी पार्टी किसी बड़े दल से कोई गठबंधन या सीटों का तालमेल नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से तालमेल भी करेगी, उनसे गठबंधन भी करेगी, लेकिन ये उन्हीं से करेगी जो हमारी नीतियों में, जो हमारे नेता में, जो हमारे कार्यक्रम में और जो हमारे विकास के कार्यक्रमों में अपनी आस्था रखेंगे। आपने सारी बात समझा दी। मैंने कहा आपके साथ मुश्किल क्या होगी, आपने बताया ही नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमें कोई मुश्किल नहीं। मैंने तो बहुत साफ कह दी कि कयासबाजी के आधार पे मुश्किलें नहीं होती। पॉलिटिक्स आप करते हैं, जिसको लेकर राजनीति आप करते हैं, राजनीति के वो एक धड़ा एकजुट हो रहा है तो किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये बात आप बखूबी समझते हैं। देखिए जो जिस धड़े की आप बात कर रहे हैं उस पे किसी की बपौती नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं है, ये अभी सिर्फ कयासबाजी है। हम आपको एक चीज ये कहना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 4 बार सरकारें नहीं बनाई? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती थी? क्या इनको अल्पसंख्यक वोट जहां आप ले जाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनको नहीं मिलता था? तो क्या हो गया? फिर भी तो हम लोग 4 बार चुनाव बनाए, 4 बार हमने अपनी सरकारें बनाई हैं। इसलिए हम लोगों के अंदर कोई बेचैनी और घबराहट नहीं है। हम अपने कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे, पूर्ववर्ती जो हमारी सरकार ने किए गए काम को लेकर जाएंगे, बाकी जनता अपने लिए तय करेगी कि क्या वो उचित समझती है। ओके ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। पीयूष मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, संकल्प भागीदारी मोर्चा पर लोग क्यों भरोसा करें? देखिए अंजीत जी, संकल्प भागीदारी मोर्चा जो है वो क्षेत्रीय 8 दलों का गठबंधन था, जिसमें उसी कड़ी में 9वें में जनाब ओवैसी साहब जुड़े हैं। क्यों भरोसा करें? क्योंकि जो इसके मुखिया हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब वो सत्ता में रहे और सत्ता की जो गलतियां रही उसको आईना दिखाने का कार्य किया, चाहे वो आप प्राइमरी शिक्षा की बात कर लें, बिजली बिल की बात कर लें, सड़कों के गड्ढों की बात कर लें, कई ऐसे तमाम बातें हैं जिसमें उन्होंने मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाए। इसमें आप जो सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट थी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट थी, जिसमें पिछड़ों को आरक्षण का वर्गीकरण करके जो फायदा मिलना था, चाहे वो बात हो, इन बातों को लेकर हम आगामी 2022 के चुनाव में लोगों के बीच जाएंगे और आपको रिजल्ट उसका जब दिखेगा तो पॉजिटिव रिस्पांस आपको भी दिखेगा, और उसी के दम पे हम लोग जो ये सब जो अभी सरकार की कुरीतियां हैं या जो किसानों के प्रति अत्याचार है, इन्हीं सब ग्राउंड बेस को लेके हम लोग जनता के बीच उतरेंगे और उसी के दम पर हम लोग 2022 में सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी को लगता है कि पता नहीं क्या होगा आगे, आप कह रहे हैं कि हम तो सरकार बनाएंगे। अब समाजवादी पार्टी के समाजवादी भाई लोग जाने, अब उनके बारे में क्या कहूँ। जमहूरियत में हर पार्टी का खैर मकदम है, हर पार्टी को अधिकार है कि वो आए और चुनाव लड़े। तो उसी कड़ी में हम लोग लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी आगामी कड़ी में आपको मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी बात माननीय शिवपाल जी से हो चुकी है। एक औपचारिक ऐलान बाकी है जो 2021 के शुरुआत में ही 1 वीक जनवरी में आपको दिखाई दे जाएगा। आम आदमी पार्टी का क्या करेंगे आप? आम आदमी पार्टी से भी देखिए हमारी बात चल रही है, बाकी बात वैभव जी बैठे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो खुद बताएंगे। हमारी बात पॉजिटिवली चल रही है। अभी परसों मुलाकात भी संजय सिंह जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हुई है। अब इनके ओर से क्या रिजल्ट आता है ये 2021 के ही शुरुआत में ही आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। और बाकी बात मैं चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, वैभव भाई बैठे हैं, ये खुद बताएंगे कि इनके साइड से क्या हो रहा है। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मुझे एक बात बताइए, आप तो छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर आए थे और इसी बल पर आपने सरकार भी बनाई थी, लेकिन छोटे दल अब आपके साथ नहीं है, वो एक अलग मोर्चा बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता तो आपको होनी चाहिए इस बात को लेकर।
उसको हो जो कमजोर हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। माननीय स्वतंत्र देव जी, माननीय सुनील बंसल जी के नेतृत्व में संगठन गांव-गांव, बूथ-बूथ पर काम कर रहा है और हम लगातार 2014 से जब से सरकार में आए आज तक लगातार हम सतत जनता के सतत संपर्क और संवाद में हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो पहली चीज हमारे लिए जनता का फीडबैक सरकार को मिलता है और सरकार बहुत शानदार काम कर रही है। तो इसलिए न जनता में कोई द्वेलन है भाजपा के विरुद्ध में और न संगठन हमारा सफल है, वो लगातार काम कर रहा है। तो पहली बात तो हमारे कॉन्फिडेंस की ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि योगी जी ने 4 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी, जितनी की सपा बसपा ने अपने 10 साल कार्यकाल में लगभग 3 लाख नौकरियां दी थी। तो हमने युवाओं को भी मौके दिए। तीसरी बात, किसानों के हित में काम किए। मोदी जी की योजना 2000 रुपए जो 3 महीने में जाते हैं किसानों खाते में, वो दिए 4 महीने में। तो इस तरह से किसानों के हित में, मजदूरों के हित में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, युवाओं के हित में, जैसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिस हित में योगी सरकार ने काम न किया हो। तो कोई कारण नहीं है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि उपचुनाव हुए थे, 7 जगह हुए थे, हम 6 जगह फिर जीत गए। पहले भी हम 6 जगह जीते थे, 1 जगह समाजवादी पार्टी जीती थी। मतलब जो रिजल्ट 2017 में आया था वही रिजल्ट 2022 में रिपीट होगा, ऐसी हम लोग आशा करते हैं और जनता पे भरोसा करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करते हैं, अपने संगठन पे भरोसा करते हैं। चौथी चीज, विपक्ष ने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक पिछले 3.5-4 सालों में कि वो ऐसा कोई मॉडल पेश कर सके कि जनता को लगे कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतर ये लोग हैं, योगी जी से बेहतर ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ये लोग बेहतर हैं। क्योंकि हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं संगठन के मामले में भी और सरकार के मामले में भी। तो इसलिए लगता नहीं है कि कोई विपक्षी दल सामने है। सच बात ये है, आप कह रहे थे कि हमें संगठन पर भरोसा है, संगठन हमारा बहुत मजबूत है। तो जो पहले अपने साथ आप लोगों को लेकर के आए थे, तो आपका संगठन कमजोर था क्या? नहीं, देखिए, तब टेस्ट उतना हम लोग सबको सम्मिलित करने की राजनीति करते हैं। हम कन्फ्रंटेशन की राजनीति नहीं करते। हम चाहते हैं कि सभी वर्गों का समावेश हो। माननीय अमित शाह जी जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत होना होगा कि वो 50% से अधिक वोट पाए। तो सारे दल मिल भी जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहे। परिणाम भी आए, आप देख लीजिए 17 में और उसके बाद 19 में हमने 50% के आसपास वोट पाया। तो सपा बसपा मिल गई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, ठीक है सर। वैभव माहेश्वरी जी, संकल्प भागीदारी मोर्चा को लेकर आपका क्या ख्याल है? ये ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम अपना शुरुआत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ेंगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये देखने को मिला कि 15 दिसंबर से पहले जहां इस प्रदेश में मात्र ध्रुवीकरण की बात चल रही होती थी, हिंदू मुसलमान की बात चल रही होती थी, लव जिहाद जैसे मुद्दे जो है वो सामने आ रहे होते थे, 15 दिसंबर होते ही नेता लोग शिक्षा की बात करने लगे, स्कूलों की बात करने लगे और यहाँ के स्वास्थ्य मॉडल की बात करने लगे। हम असल में राजनीति में यही चेंज लाने का टारगेट लेकर उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बहुत संभावनाओं वाला प्रदेश है। यहाँ का युवा जब बाहर जाता है तो अपनी काबिलियत के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपनी जगह बनाता है, लेकिन जब इस प्रदेश में वो कुछ करना चाहता है तो उसको मौके नहीं मिलते और उस हताशा के एक भंवर में उभरा रहता है। तो आम आदमी पार्टी यहाँ बहुत संभावनाएं देख रही है कि यहाँ की शिक्षा का क्षेत्र जो पूरी तरह से बर्बाद पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य का, अस्पतालों का बड़ा बुरा हाल है, कोरोना काल में देखा घोटाले तक हुए, बेरोजगारी का हाल बहुत बुरा है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को लेकर आना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी गठबंधन या इस तरह की जरूरत अभी पड़ेगी कि जनता इन मुद्दों का वेलकम ना करे, ऐसा नहीं लगता। तो पूरी तरह हम आशान्वित हैं कि ये चारों दल, पांचों दल जो ऑफर कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, उसके बीच में एक बहुत ही फ्रेश विकल्प के रूप में पब्लिक उसको लेने वाली। वैभव माहेश्वरी जी, आप कह रहे थे युवाओं के लिए संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। संभावनाएं तो सियासत में आपके लिए भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल असदुद्दीन ओवैसी से उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? देखिए, मुद्दों के ऊपर तो कोई भी संभावना नहीं लगती कि उत्तर प्रदेश में आज जितने भी दल आ रहे हैं उनसे कोई भी हमारी सहमति टिक पाएगी, क्योंकि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने एजुकेशन पे काम किया हो, हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बताई हो, रोजगार को अपनी प्रायोरिटी बताई हो, या बताई भी हो तो उसके अंदर कुछ करके दिखाया हो। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जैसी मुद्दा आधारित पार्टी को इनमें से किसी भी पार्टी के साथ जाना चाहिए। ओके, अजमल खान साहब,
संकल्प भागीदारी मोर्चे में आप तो आ गए हैं, बाकी लोगों को कैसे लाएंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा उस दिन कि इस संकल्प भागीदारी मोर्चे का जो नेतृत्व है वो माननीय राजभर जी करेंगे। अब राजभर जी अगर लोगों से बात कर रहे हैं और उसका जो परिणाम हो रहा है उस पर जब बातचीत होगी तो हम इसको तय करेंगे कि कौन कौन लोग हमारे साथ आएंगे। फिलहाल हमारे चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये कन्वीनर इसके राजभर साहब हैं और राजभर साहब आपने देखा कि लोगों से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल नेताओं से बात कर रहे हैं। अब एक दिन में तो सारी चीजें नहीं न तय हो जाएंगी, अभी काफी समय है, चुनाव में लोगों से बातचीत का दौर जारी रहेगा। फिर जिस तरह की बातें होंगी, जो रिजल्ट आएगा, जिन लोगों का साथ मिलेगा उनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो संकल्प भागीदारी मोर्चा बना रहे हैं, जो उनकी कवायद चल रही है, उस पर कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है वो जरा सुनवा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी कब क्या बोलते हैं और क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, शायद उनको खुद इस बात का संज्ञान नहीं रहता है, इसलिए वो बेमौसम बरसात की तरह, मेढक की तरह टर करते रहते हैं। इसके बारे में उन पर मुझको कुछ नहीं कहना। पीयूष मिश्रा जी, सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को? सुना। इनकी भी शुरुआत वहीं से है, उसी पार्टी से जहां से कभी राजभर जी ने शुरुआत करी थी अपनी राजनीति की। तो ये क्या कहते हैं, इनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, ना कोई इनके मतलब का कोई इतना वेटेज, इनकी बयान का कोई वेटेज दे रहा हूं। जो हम लोगों की बात है, जो हम लोगों ने 2 साल शासन सरकार सत्ता में रहकर देखा और परखा है, लोगों के जो बीच जो कमियां थी, जो ये पार्टी कहती थी भारतीय जनता पार्टी की, हम सबका साथ सबका विकास लेकर आए हैं और सबका साथ लेकर चलेंगे, ये नारा तो ये देते थे, विकास केवल अपना करते थे। इन्होंने गठबंधन हमसे किया, 2014 में तो ये सुनामी लाए थे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में, 17 में इन्होंने हमसे गठबंधन किया और पूर्वांचल की करीब हमने 150 सीटों पर इनको वोट दिलवाया, ट्रांसफर करवाया इनके गठबंधन के नाते। और हम सत्ता में भी आए और सत्ता में रहकर हमने देखा कि इनकी जो नीतियां थी, नीयत थी, ये सही नहीं थी। इन पे आपने भी देखा होगा, कई बार आपसे हमारी डिबेट भी हो चुकी है, जो गलत नीतियां थी उस पर हमने गलत, इनके जो जनता तक जो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे आपहिक चैनलों ने चलाया, 500 की दलाली 5000 की हो गई थानों पर। अब आप देख ही रहे होंगे कैसे। मुझे एक बात बताइए पीयूष जी, आपको नहीं लगता कि ओवैसी को आपने लाके उत्तर प्रदेश में गलत किया? कई सारी आप चीजें उठाकर देख लीजिए, जो चीजें गलती इनकी रही हमने दिखाया, उन्हीं सब चीजों को लेकर हम, उन्हीं सब बातों को लेकर। पीयूष जी, मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता कि आपने संकल्प मोर्चा है ओवैसी को अपने साथ लाकर के गलत किया, इससे आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और ये आपके लिए मुश्किल होगा आगे? नहीं, देखिए रंजीत भाई, जमहूरियत में, लोकतंत्र में हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर ओवैसी साहब, जनाब ओवैसी साहब आते हैं उत्तर प्रदेश और हम लोगों से मुलाकात करते हैं तो एक अच्छा पहल माना जाएगा हर जगह। अब आप ये देखिए कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जा रही है, तो क्या वहाँ ध्रुवीकरण करने जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये बड़े भाई बैठे हैं हमारे भाजपा के मित्र, ये भी यही कहेंगे कि भाई लोकतंत्र में तो हर पार्टी का मैंने लोकतंत्र में तो हमने कहा ही नहीं कि बहुत गलत कर रहे हैं आप, इस संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमने तो कहा ही नहीं। मेरा सवाल सीधा था, आपको नहीं लगता? राजनीतिक तौर पर यह सवाल मेरा था। लेकिन वैभव माहेश्वरी जी, मुझे एक बात बताइए कि आप क्या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी के साथ गठबंधन करने का आपका कोई विचार है? नई शुरुआत है उत्तर प्रदेश में और इस दम पे ये शुरुआत की गई है कि एक तो पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश के हर जिले और हर विधानसभा में मजबूती के साथ बन चुका है। दूसरा ये हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की आबादी, दिल्ली की आबादी में लगभग 30% उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो कि दिल्ली के मॉडल के साक्षात गवाह हैं, जिनको फ्री बिजली और फ्री पानी और फ्री शिक्षा और इलाज जो दिखाई पड़ता है। और उन लोगों के बहुत बड़े तबके से हमारे ऊपर बड़ा दबाव और रिक्वेस्ट था और उनका आग्रह था कि उत्तर प्रदेश में पार्टी, उनके गृह जनपद में भी उनको फैसिलिटी क्यों नहीं मिल सकती जो दिल्ली में मिल रही है। तो इसके आधार पर यूपी में एक सर्वे कुछ हम लोगों ने कराए और संगठन की तमाम गतिविधियां चलाने के बाद ये तय किया गया कि आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जो पार्टियां इशू सेंट्रिक नहीं, उनके साथ जाना आम आदमी पार्टी के दूर। ठीक है, ओके सर, ओके वैभव जी, ओके। कपीश जी और मनोज जी को दिखाइए। कपीश जी, मुझे एक बात बताइए, मनोज मिश्रा कह रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, इन्होंने जितना अब तक रोजगार नहीं दिया, हमने कुछ सालों में रोजगार दे दिया। बीजेपी अगर रोजगार की बात करती है तो बिल्कुल बोलती है। हकीकत ये है कि दुनिया जानती है
कि जो ये बात कहते हैं उसके जस्ट विपरीत समझना चाहिए। अचानक इनके पास, ये तो कहते थे हमारे पास रोजगार की कोई कमी नहीं है, योगी जी ने इस बात को कहा, आपने भी सुना होगा कि हमारे पास रोजगार की कमी नहीं, योग्य लोगों के अभाव हो गया है। अब लोग, योग्य लोग आ भी गए और नौकरियां भी इन्होंने, जैसे पब में पैसे उड़ाए जाते हैं वैसे इन्होंने नौकरी उड़ा दी है। ये बता नहीं पाते, ये कहते हैं तो वो सारी हमारी नौकरी दी हुई नौकरी गिनाते हैं, चाहे पुलिस विभाग के अंदर, चाहे अधीनस्थ चयन सेवा के अंदर। इनकी तो सारी नौकरियां जो निकली हुई हैं वो तो फंसी हुई हैं। और जिस तरीके से 9 बार इनके पर्चे लीक हुआ, क्या देश से छुपा है? जिस तरीके से इनके यहाँ माफियागिरी चली है, पेपर लीक आउट हुआ है, इन्हीं के पुलिस को इन्होंने ठंडा बस्ता में नहीं डाल दिया अभी प्रयागराज का मामला। तो आप बताइए, जेई की नौकरी ये फंसाए हुए हैं, अधीनस्थ चयन के ये फंसाए हुए हैं, एलटी ग्रेड टीचर का ये फंसाए हुए हैं, तो सब तो ये फंसाए हुए हैं। और हमारे समय की जो एक नौकरी फंसी थी और वो उसमें जो है वो विजिलेंस की भी जांच हो गई, सारी हो गई। मनोज जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बोले मनोज जी जल्दी से। क्योंकि वो मनोज जी बोले, समय कम है। नौकरी थी तो इनसे कहिए कि पहले उनको तो देते जो जायज। देखिए अंजित जी, जब अनिल यादव उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे तो सपा की सरकार थी। भर्तियों को बैग में डाल के निकलते थे और बेचते थे, रुपया बोरों भर के आता था। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी भर्ती बोर्ड आयोग समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं था जिसको माननीय न्यायालय ने हटाया ना हो। सीधी सी बात समझिए, आपने जिस बात को दिखा करके जनता से वोट लेकर के आए थे, आपने जनता के किसी भी जातीय संप्रदाय का काम नहीं किया। आपने सिर्फ और सिर्फ आप पुलिस व्यवस्था उठा के देख लीजिए, हर थाने के अंदर छत्रियों की पोस्टिंग है कि नहीं है। आप सिलेक्टेड अपराधियों के ऊपर भी काम कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से आपने जो है सेलेक्टिव रूप से चाहे नौकरी देने के अंदर काम किया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रवक्ताओं की नौकरी आपने पैसे पे देने का काम किया है, उसमें छत्रियों की भरमार लगा दी है। क्या कायस और ब्राह्मण आपको नहीं दिखाई देते हैं? क्या आपको और अन्य बिरादरी के लोग नहीं दिखाई देते हैं? क्या आपको यादव के अंदर टैलेंट नहीं दिखाई देता है? यादव ने तो अपना टैलेंट ओबीसी से बाहर भी जाकर के साबित किया है, फिर क्यों आप नफरत करते हैं? आप तो सरकार है, आपको एक नजर से लोगों को देखना चाहिए, लेकिन आप एक नजर से देखने के लिए तैयार नहीं है और अपनी टोपी दूसरे के सर लगाने वाले हैं। इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। जनता ने देख लिया कि कितना आपने राम राज्य स्थापित किया है, जनता सब जान चुकी है। आपके कहने से बात नहीं चलेगी। अधीनस्थ चयन एवं सेवा आयोग की नौकरी हम लोगों की थी, हम लोगों ने दिया, उसको आप अपने दिखा रहे हैं। 17,000 जो सेवा आयोग लिखा था नौकरी थी बोर्ड के अंदर, उसको आप अपनी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग के बोर्ड पर उत्तर प्रदेश सेवा आयोग लिख दिया था। ये अगर सच नहीं है तो बताओ, इंडिया टुडे में बेईमानी की, भ्रष्टाचार की रिपोर्ट छपी थी कि नहीं छपी थी, ये बताओ। भ्रष्टाचार हुआ था और ये भ्रष्टाचार का पैमाना था समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी अगर ये क्लेम करे कि हम किसी तरह से वो कोई भुला नहीं पाएगा, भ्रष्टाचार नौकरियां बेची थी समाजवादी पार्टी ने, नौकरियां बेची थी उत्तर प्रदेश। चलिए मैं आप दोनों के पास आता हूं सर। अजमल खान साहब, मुझे एक बात बताइए, पिछले दिनों आपके ऊपर ये आरोप लगा कि आप जहां चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी क्या यही सच है? आपके पास तो अपना काम गिनाने के लिए है नहीं। देखिए, हम किसी को फायदा नुकसान देख के चुनाव नहीं लड़ते, हम अपना चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। जब भी कोई नया इस्टेब्लिशमेंट किसी भी क्षेत्र में आएगा तो ये इकोनॉमिक्स का नियम है कि कुछ लोगों को नुकसान होगा, किसको नुकसान होता है किसको फायदा होता है ये दूसरी बात है। लेकिन मुस्लिम समाज में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसने लिखा है कि इनकी एजुकेशनल हालत, इनकी माली हालत दलितों से बदतर हो गई है। तो क्या हम उस ग्रुप की बात भी ना उठाएं किसका फायदा नुकसान होता है? दूसरी बात है। लेकिन बिहार में हमें 5 सीटें मिली, उसकी बौखलाहट सबके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही है। जब राजभर जी की पार्टी बीजेपी से समझौता करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे समझौता कर ले तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, सारी दिक्कतें आ जाती हैं। किसको दिक्कत है? अरे भाई, यही तो लोग कह रहे हैं कि ये छोटे दल हैं, छोटे दलों से जब दूसरे लोग समझौता करें तो कोई दिक्कत नहीं। अखिलेश जी अगर ये कहते हैं कि हम छोटे दिलों से समझौता करेंगे तो उनकी बात बहुत अच्छी है। हम झोले में लेके नौकरियां निकालते थे, बोरों में नोट लेके आते थे। संकल्प भागीदारी मोर्चा बताया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।